नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आदित्य। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज के लिए मैंने एक न्यू सेशन आपके लिए लाया है। तो ये भी हिस्ट्री ऑप्शनल का नेक्स्ट सेशन है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कंटेंट है ये मैंने कम से कम 56 किताबों का कंपाइलेशन बना के लाया है, जो आपको मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए, खासकर ऑप्शनल के लिए, आपने जब कि ये ऑप्शनल कर लिया तो आपको मेंस के लिए अलग से करने की, जीएस के लिए अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ज़बरदस्त कंटेंट है, आप सिर्फ इसको अच्छे से पचाइए और अपने दोस्तों को, अपने कलीगों को, जो भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, उनको इस कंटेंट को शेयर करें। इतना ज़बरदस्त कंटेंट है। तो आज का सेशन चालू करते हैं। तो फिर जैसा कि हमने आज अभी तक के सेशन में देखा है, उसका अगला सेशन आप कहते हैं, जो कि रोमिला थप्पर कहती है कि प्राचीन भारतीयों का इतिहास संबंधी दृष्टिकोण था वही वही वह धीर नहीं था, बल्कि एक समय के साथ विकसित और परिवर्तित हो रहा था। उन्होंने इतिहास संबंधी दृष्टिकोण के विकास में तत्कालिक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों से भी जोड़कर देखा, अर्थात वंश समाज से राज सम्मान और विकास के क्रम में इतिहास संबंधी दृष्टिकोण को भी विकसित होता रहा। यानी उन्होंने धीरे धीरे, जो कि वेस्टर्न विद्वान कहते हैं कि भारतीय समाज विकसित नहीं हुआ था, तो रोमिला थापर कहती है कि भारतीय समाज वंश और राज्य सम्मान के लिए थोड़ा धीरे धीरे विकसित होने जा रहा था। इन्होंने वंश समाज के साथ अंतर्निहित इतिहास से जोड़कर देखा। आशय है कि इतिहास समकालीन ग्रंथों एवं पुस्तकों के बीच बिखरा पड़ा है, परंतु एक इतिहासकार को इस इतिहास मिथकों एवं कल्प कथाओं के बीच से अन्वेषण करके निकलना होता है। इसी श्रेणी में दान, स्तुति, गाथा, व्याख्यान आदि को रखा जाता है। उदाहरण के लिए यज्ञ कराते हुए पुरोहित दान स्मृति का पाठ करता था। इसी प्रकार राजा की प्रशंसा में गाथा का वाचन किया जाता था, तथा आख्यान भी कथा का एक रूप है, वह भी राजा से जुड़ा हुआ था। उसी काल में सूत और मागध जैसे अधिकारी भी होते थे, जो घटनाओं को विवरण प्रस्तुत करते थे। यानी बहुत प्रकार के स्तुति, गाथा, आख्यान, जो कि भारतीय राजाओं की स्तुति का विवरण करते थे। आगे जैसे कि राज्य समाज स्थापित होने लगा, अंतर्निहित इतिहास से अभिव्यक्त इतिहास की ओर झुकाव बढ़ने लगा। यानी अंतर्निहित इतिहास, जो कि अंतर्निहित इतिहास था, जो कि ग्रंथों में, गाथाओं में दबा हुआ था, वो अभिव्यक्त होने लगा था। इसका आरंभिक रूप इतिहास के पुराण के रूप के प्रकार में हुआ था। जैसे रामायण और महाभारत, जो कि भारतीय इतिहास की श्रेणी में रखा गया, वो पुराणों को एक प्राचीन कथा के रूप में प्रस्तुत करता है। वैसे रामायण और महाभारत कोई भी एक ऐतिहासिक कृति नहीं थी, बल्कि गाथा और आख्यान का विकसित रूप है। परंतु फिर भी इसके माध्यम से ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों की आधुनिक जानकारी मिलती है कि उसी प्रकार का पुराणों से भी वंशनीयता स्पष्ट होने लगी थी। यानी जो रामायण और महाभारत है, एक ऐतिहासिक कृति न होकर ये गाथा और आख्यान जैसे कृत्यों को विकसित करती है। उसका अगला चरण हम देखते हैं कि राज्य अभिलेख आत्मकथात्मक रचनाओं से और चरित्रों के काव्यों के रूप में समुद्रगुप्त इलाहाबाद अभिलेख से लेकर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के ग्वालियर अभिलेख तक हम जैसे राज्य के अभिलेख पाते हैं। तो प्रशस्ति के रूप में लिखा गया है। यानी कि जो भी समकालीन अभिलेख लिखे गए हैं, वो अपने प्रशस्ति पत्र के रूप में लिखा गया है। जैसे कि समुद्रगुप्त और नागभट्ट प्रथम का उदाहरण लिया गया है। परंतु जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं से अधिक जानकारी प्राप्त होती है, उसी प्रकार वानभट्ट हरिश्चंद्र ने एक नया लेखन आरंभ किया था, जो कि वाकपति मुंज के गोड़हो संध्याकरनंदी के रामचरित से लेकर तिलहन के
विक्रमादित्य के चरित्र के रूप में देखने को मिलता है, उसे आत्मकथात्मक कथाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। उसी प्रकार पूर्व मध्यकाल तक इस काल में काव्य लिखे जाने लगे थे, जो कि वांगपत्ति मुझ और गोंडवाव के संध्याकरण नंदी की जो रामचरित से लेकर जो भी है वो आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा गया था। उदाहरण के लिए मरमाल रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि थे। ये रचनाएं भी अपने स्वरूप में आत्मकथात्मक थी, परंतु फिर भी इसे इन रचनाओं के रूप में ऐतिहासिक घटनाओं का कोई अधिक जानकारी नहीं मिलती। इन्हें अभिव्यक्ति इतिहास के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो इनमाल रासो, बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो एक ज़बरदस्त उस काल की रचनाएं थी जो कि आत्मकथात्मक थी, परंतु इन रचनाओं के ऐतिहासिक घटनाओं में अधिक जानकारी मिलती है। इन्हें अभिव्यक्ति इतिहास के रूप में भी देखा जाता है, यानी आत्मकथात्मक और अभिव्यक्ति इतिहास के रूप में भी देखा जा सकता है। इस प्रकार के प्राचीन इतिहास लेखन से संबंधित दृष्टिकोण स्थिर नहीं रहा था। पुरातात्विक साक्ष्य किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो जाता है? निम्नलिखित कारण: भारतीय इतिहास के अधिकांश भाग के लिए साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि साहित्यिक साक्ष्य न होने के कारण पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है। साहित्यिक ग्रंथों की प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं होती। इसके अतिरिक्त उसमें व्यक्तिनिष्ठा की भी अधिक होती है। वही पुरातात्विक साक्ष्य का दृष्टिकोण कमावेश वस्तुनिष्ठ होता है। उसमें बाह्य हस्तक्षेप एवं फेरबदल की गुंजाइश कम होती है। वे सैकड़ों हजारों वर्ष की धरती के नीचे, धरती के ऊपर रहते हैं, जो कि इसमें कहा गया है कि साहित्यिक ग्रंथों में व्यक्तिगत अधिक होती है। यानी पुरातात्विक साक्ष्य जैसे आत्मकथात्मक रचनाओं का उदाहरण हम देख सकते हैं, जो बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं कि जो लाखों करोड़ों साल पहले दबे हुए रहते हैं, उनको खोजने के बाद उनके साहित्य को अच्छा माना जा सकता है। वैसे ही साहित्यिक साक्ष्य समाज के अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्योंकि जनसामान्य शिक्षित नहीं होते थे, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य अभिजात वर्ग एवं जनसामान्य की बीच भेदभाव नहीं करता है। वर्तमान पुरातात्विक साक्ष्य में कौन सी नए आयाम जुड़े हैं? वर्तमान में भारतीय पुरातत्व की परिधि भी काफ़ी व्यापक हो गई थी। इसमें निम्नलिखित विशेषता थी। भारतीय पुरातत्व की परिधि देखते हैं तो अब हम पुरातात्विक खोज और अति नवीन तकनीक का प्रयोग होने लगा था, तथा सैटेलाइट उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की रासायनिक प्रयोग, इनके माध्यम से नए नए क्षेत्रों में पुरातात्विक खोज अन्वेषणों का प्रयोग किया जाता था। पुरातात्विक सामग्रियों के अध्ययन के रूप में दायरा भी काफ़ी व्यापक हो गया था, तथा इसके अध्ययन में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सांख्यिकी, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र की पद्धति के उपयोग किया जा रहा था। मानव शास्त्र का उपयोग कर प्राचीन काल के कुछ समुदायों का जीवन समझने के वर्तमान भारत में कुछ क्षेत्रों में बसे हुए थे, जैसे जन समुदाय के अवशेष के जीवन का अध्ययन किया जा सकता है। डी कौशाम्बी ने उसे लिविंग पार्ट, जीवित अतीत का नाम दिया है। अर्थात आज भी भारत के प्राचीन समुदायों के अवशेष मौजूद हैं, जो कि उन्होंने इन पैराग्राफ का निचोड़ यह है कि अध्ययन का दायरा काफ़ी व्यापक हो गया था। जो नए नए सैटेलाइट उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक प्रयोग के माध्यम से नए नए रचनाओं का, नए नए समुदायों का जीवन काल समझने में बहुत आसानी हो गई थी। अभी तक अद्यतन तकनीकी के रूप में जेनोम तकनीकी का प्रयोग, जैसे जीवाश्म एवं मानव के अध्ययन के लिए एक नया अध्याय प्रारंभ किया गया था। कुछ दशकों से डीएनए फुटप्रिंटिंग का विश्लेषण किया जा रहा था, परंतु पिछले एक दशक में अर्थात 2009 से एडीएनए का अध्ययन प्रारंभ किया गया है, जैसे कि इसके माध्यम से अधिक प्रमाणित जानकारी मिलती है। जो कि एडीएनए है, ये बहुत ही सफल जानकारी देने वाला डिवाइस माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य के अध्ययन की सीमाएं: भारतीय पुरातत्व विभाग के पास अपेक्षित संसाधन का अभाव होने के कारण मुख्यतः लंबवत खुदाई किया जा सकी। क्षैतिज खुदाई में बहुत कम की गई। फिर भी क्षैतिज खुदाई में एक समस्या लोगों के पुनर्वास को भी जाती है।
जैसा कि उनका कहना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पास अपेक्षित अवशेष में काफ़ी कमी हुई थी, क्योंकि जो भी एरिया था जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य दबे हुए थे वहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी घरों का रहना होने के कारण उनको उठाया नहीं जा सकता। ये पैराग्राफ का निचोड़ ये जो आगे देखेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य को भी हम घटी की तरह वास्तुनिष्ठ मान सकते हैं। इसकी अपनी सीमाएं, अर्थात राजनीतिक अभिलेखों में मुख्यतः राजनीतिक दृष्टिकोण भी व्यक्त हुआ है। यह भी इसकी भी व्यक्तिनिष्ठता की जा सकती है। कुछ अभिलेख मुख्य स्थान से हटाया गया है, इस कारण भी भ्रम की स्थिति उपस्थित होती है। फिर भी इस काल के अध्ययन में साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे अध्ययन के लिए साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध रहे हैं, वही इतिहास के कवि के द्वारा पुरातात्विक साक्ष्य के द्वितीय दर्जा दिया गया है। प्राय इतिहास के लेखन मुख्यतः साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर करते तथा पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग कर उन बातों को परिपुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि साहित्यिक साक्ष्य मिलने के बाद पुरातात्विक साक्ष्य को उसके साथ जोड़ने से उनको परिपुष्ट करके अच्छा पक्की रिसोर्स को माना जाता है। इसलिए हाल में डी.के. चक्रवर्ती, नयनजोत लाहिड़ी आदि विद्वानों ने इस बात पर गहरी आपत्ति उठाई है। मैं जो भी लेखकों के, जो भी विद्वानों के नाम आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखना है और मेंस आंसर राइटिंग में उनके नाम डालना है। और ये सुझाव दिया है कि पुरातात्विक के द्वारा दी गई सूचनाओं में और स्वतंत्र रूप से लिया जाना चाहिए। लेखक इस आधार पर इतिहास पुरालेख किया जाना चाहिए कि हाल में नयनजोत लाहिड़ी ने अपने अशोका नामक पुस्तक में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अशोक का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार हाल में पुरातत्व अध्ययन के पर्यावरणीय कारण के प्रभाव पर विशेष काम किया जा रहा है, परंतु भारत में इन पहलुओं पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। सर्वप्रथम गाइड चाइल्ड नामक ब्रिटिश विद्वान ने इस दिशा में पहल की थी और फिर भी हाल में आर्यन यशन राजगुरु एवं डी.पी. अग्रवाल जैसे विद्वानों ने इस काल को आगे बढ़ाया था। और मानव तकनीकी के विकास के चरण: प्रस्तर युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। पुरातात्विक साक्ष्य के विभाजन का काल: पुरापाषाण काल एवं मध्यपाषाण काल। ये पूर्व ऐतिहासिक काल है। जो नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। अध्ययन के स्रोत: जलवायु स्रोत संबंधी तकनीकी जीविकोपार्जन की सामाजिक स्थिति, वास्तविक सामाजिक स्थिति, इतिहास लेखन में तत्कालीन दृष्टिकोण। भारत का भौगोलिक मानचित्र जो आप देख सकते हैं। भूगोल इतिहास की धारा को प्रभावित करता है। भूगोल इतिहास की धारा को आवश्यक रूप से प्रभावित करता है। हम भूगोल के निम्नलिखित पा सकते हैं। भारत की सभ्यता का विकास पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ है। उसे पश्चिम की ओर नहीं तथा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती गई वर्षा की मात्रा को एवं जंगल के होने वाले परिप्रेक्ष्य को काल में देख सकते हैं। प्रथम नगरीकरण क्रांति सिंधु घाटी में हुई थी, जो कि दूसरी गंगा घाटी में प्रायद्वीप भारत में न केवल कृषि का विकास विलंब से देखा गया, बल्कि नगरीय संरचना में भी विकास भी ईसा की आरंभिक शताब्दियों में नहीं संभव हुआ था। ऐसा देखा गया है कि प्रायद्वीप भारत में महाराष्ट्र एवं उत्तरी कर्नाटक स्थापित राज्य साम्राज्य, दक्षिण आंध्र एवं उत्तरी तमिलनाडु में स्थापित सामान्य के बीच निरंतर संघर्ष हो रहा था। राजतंत्र बदलते रहे परंतु संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष का इस कारण वंशानुगत भौगोलिक अधिक रहा था। कृष्णा तुंगभंगा द्वारा गोदावरी डेल्टा जैसे उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह संघर्ष चलता रहा था। प्रायद्वीप भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि फिर भी राज्य कावेरी नदी और दक्षिण विकसित होकर तथा